Hi guys, I am Kevin Singh. I am from Allahabad, but this time I am from Kanpur. आज का टॉपिक आपका रहेगा इंग्लिश वर्ब का और इसके बाद एडवर्ब के बारे में पढ़ेगा। और मैं कुछ आपको इतने बेसिक रूल्स बता दे रहा हूँ, कुछ विशेष करके वो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं और गलती हम लोग कर देते हैं क्योंकि लगता है वो बड़ा आसान है, एक्चुअली वो होता नहीं है। तो एसएससी बेस्ड हो चाहे बैंकिंग के हिसाब से, स्पेशली एसएससी कह लीजिए आप, और जो कि बिल्कुल प्योर ग्रामर पूछी जाती है, उसी हिसाब से मैं कुछ वर्ब के चैप्टर्स के बारे में, बल्कि 2 चैप्टर्स हैं आपके, वर्ब और एडवर्ब, थोड़ा सा एक कुछ वर्ड्स के बारे में चर्चा कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका वर्ब का चैप्टर देखिएगा। पहला क्वेश्चन यदि मैं करूँ या जनरली पूछ भी लिया जाए किसी से कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो वर्ब जनरली हमारा आंसर या बच्चों का आंसर जनरली यही आता है कि वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। और यदि मैं प्रकारों के नाम पूछता हूँ तो बच्चों का रिएक्शन रहता है कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो मेरा ये मानना है कि वर्ब का, यदि सिर्फ वर्ब की पहचान करते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है आपकी, जैसा कि मैंने लिख रखा है इसको, हेल्पिंग या ऑब्लिंग वर्ब, और सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, मेन वर्ब। ना कि ये आंसर होना चाहिए कि वर्ब 2 प्रकार की होती है, तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। और यदि मैं कहूँ कि मेन वर्ब के कितने प्रकार हैं, यदि मैं कह दूँ कि मेन वर्ब के कितने प्रकार हैं, तब इसका आपका एक ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा और आपका एक इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन जनरली आप क्या मानिएगा कि वर्ब कितने प्रकार हैं, तो वर्ब के आपके इट हैज़ 2 टाइप्स, हेल्पिंग या ऑग्ज़िलरी वर्ब, इसके 2 नाम होते हैं। एक आपका मेन या प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो यदि मैं इसको बात करूं तो यहाँ से आप देखिएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब, बल्कि वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, हेल्पिंग और मेन, और हेल्पिंग के भी 2 वर्ब प्रकार होते हैं। आप देखिएगा, फर्स्ट वर्ब देखिएगा, लिखा है प्राइमरी ऑग्ज़िलरी वर्ब, और दूसरा आपका इसके बारे में बता दूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑग्ज़िलरी वर्ब की बात करता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब के यदि 2 टाइप्स है, तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी या ऑग्ज़िलरी वर्ब। अब इसके अंदरूनी पार्ट्स की बात करूँगा, लाइक दिस, तो आपका बी, जिसको आप टू भी कभी कभी बोल देते हो, या हैव हो गया, डू हो गया, कभी टू डू या टू हैव या टू भी बोल देता हूँ। तो इसके यदि मैं इज, एम, आर, वॉज, वर ये वाले पार्ट बोलता हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा। और हैव, हैज़, हैव, हैड हो गया, डू, डज और डिड आपका डू के फॉर्म हो गया। और यदि मैं दूसरी तरीके से बात करूँ, चूँकि इसको मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं करा है, और सेकंड वाला आपका क्या है, मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब, उसके कितने टाइप्स होते हैं मैंने लिखा है, इनकी संख्या आपकी 13 हो जाएगी और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11। तो दोनों को नाम, एक नया नाम दिया गया है, एनोमैलस लिखा हुआ है। तो ये कभी कभी 24, जैसे कुछ उस तरीके के एग्जाम से जैसे देखा जाए तो आपका टेट या सुपर टेट में भी कभी कभी टोटल वर्ड पूछे जा सकते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। एकदम क्लियर है ये सारी चीज़ें। एक नई चीज़ और बता दूँ मैं आपके लिए, तो जैसे मैंने लिखा कि बी, बी मीन्स होना भी होता है। यदि बी के ये वाले अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये इस वाले सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। और बी और हैव और डू ये मेन वर्ब का भी एक प्रकार होता है। तो यदि बी मीन्स होना होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और सेकंड को हम लोग वॉज, वर ही मान लेते हैं, वॉज या वर। और यदि बी थर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो बीन हो जाता है। तो बी का एक टाइप ये भी है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब। और इसी तरीके से बात करूँ मैं, तो इसकी बात करूँगा,
इसकी बात करूँ मैं, और इसकी बात करूँ, एक आपका हैव की बात करूँ, यदि मैं हैव को हेल्पिंग वर्ब ना मानूं बल्कि क्या मान लूँ, मेन वर्ब, तो हैव के भी आपके जो वी फर्स्ट होगा तो वो आपका हैव हो जाएगा, और सेकंड आपका हो जाएगा हैड, और वी थर्ड आपका ये भी हैड होगा। और यदि मैं हेल्पिंग वर्ब मानता हूँ तो हैज़, हैव और हैड भी होता है आपका। और यहाँ पर यदि इसको मेन वर्ब मान लिया तो इसके हैव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और सेकंड और थर्ड सेम हो जाएंगे। और इसी तरीके से डू मीन्स यदि करना होता है तो ये आपकी हैव की तरह ही क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। ये है आपका, तो इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे आपके, वी फर्स्ट आपका और सेकंड और वी थर्ड। तो डू मीन्स करना हो जाएगा, सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डन। तो कुल मिलाकर के हैज़ बल्कि हैव, डू और आपका बी, इनको आप हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी मानते हो। हेल्पिंग वर्ब के प्रकार मैंने ऑलरेडी बताए हैं, और ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब प्रकार। इनको कैसे यूज़ करना है ये अलग अलग तरीके से होता है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के मुझे लगता है बहुत आसान है, कहीं भी आप यूज़ करते हो। जैसे कह दिया जाए कि आई हैव अ पेन, और यदि दूसरा बोलूँ आई हैव कंप्लीटेड द लेटर, ये लिखा हुआ है, कंप्लीटेड द लेटर लिखा हुआ है। अब एक आपका ये लिखा एग्जाम्पल, एक ये लिखा हुआ है, तो बल्कि हैड यहाँ पर लिख दिया, और चाहे मैं आई हैव कर लीजिए यहाँ पर। हाँ, तो आई हैव अ पेन और आई हैव कंप्लीटेड द लेटर, इसमें भी हैव आया है, इसमें भी हैव आया है। यहाँ पर ये क्या है आपका मेन वर्ब का टाइप, और यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको 2 तरीके से ये सारी चीज़ें याद करनी है, कहाँ कैसा। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कि डबल हेड आ जाता है जैसे, है ना। तो डबल हेड का मतलब वही होता है कि पहला वाला हेड हेल्पिंग वर्ब होता है और सेकंड वाला आपका मेन वर्ब माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में ये सारी चीज़ें रखिएगा। अब आप इसके अलावा आप इस पर आ जाइए, हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब पर ही आ जाइएगा। तो मेन वर्ब की बात करता हूँ मैं, तो मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। पहला आपका हो गया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, जिसको आप बोलते हो सकर्मक, और इसको बोलते हो अकर्मक। ये आप हिंदी में जानते हो। मैंने हिंदी इसलिए लिख दिया कि कम से कम आप उसी से आइडिया लगा लीजिएगा कि ट्रांसिटिव का मतलब कर्म के साथ जो वर्ब आती है उसको ट्रांसिटिव बोलते हैं, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रांसिटिव। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा कई बार कि किसी भी वर्ब के बाद तीसरा या चौथा जो भी वर्ड आता है, किसी भी क्रिया के बाद तीसरा या चौथा वर्ड आता है, जरूर नहीं कि वो ट्रांसिटिव वर्ब हो, अर्थात वो दोनों वर्ड आपके उसके ऑब्जेक्ट ही हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो एक मैं बड़ी अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ कि किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब का आप कैसे पहचान करोगे कि वे ट्रांसिटिव है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ब के बाद आया हुआ तीसरा या चौथा शब्द जरूर नहीं कि वो उस क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ करा गया हो। तो आप देखिएगा ट्रांसिटिव वर्ब का सबसे बढ़िया पहचान यही है कि किसी भी मेन वर्ब के साथ, कोई भी मेन वर्ब है उसके साथ क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन कीजिएगा। पहला आपका क्या है, क्या, और सेकंड है आपका किसे या किसको, एक ही चीज़ है। ये 2 क्वेश्चंस कीजिएगा आप किसी भी मेन वर्ब के साथ, और उस वर्ब के बाद आने वाला एक वर्ड है या 2 वर्ड है जो भी है आपके लिखे हुए हैं, और उस क्रिया का के साथ ये क्वेश्चन करते हो आप। 2 टाइप के क्वेश्चन आप करते हो उनके साथ। तो यदि इसके आंसर्स देने वाले वर्ड होते हैं वो सही, अर्थात सही रिप्लाई के तौर पे वो वर्ड आते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक। और यदि वो आने वाले वर्ड सही रिप्लाई नहीं देते हैं,
अर्थात मीनिंगफुली यूज़ नहीं होते हैं, तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? इंट्रांसिटिव। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे ही गेव मी अ पेन। हालांकि इसका दूसरा तरीका क्या है? ही गेव अ पेन टू मी, ये भी सही है आपका। और दूसरा लिखा है ही वेंट देयर, या ही वेंट होम कर लेते, एक ये लिखा हुआ, दो सेंटेंस लिखे हुए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ही के साथ क्या ये वर्ब आई है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, इसके बाद ये वर्ड आया है और ये वर्ड आया है। अब ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए करना क्या है? आप इस वर्ब के साथ क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि क्या या किसे, ये दो टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। हो सकता है एक ही का आंसर दे, या दोनों को भी दे सकता है डबल वर्ड है तो ही गेव उसने दिया तो क्या दिया, तो क्या का जवाब ये वर्ड है, और किसे या किसको दिया उसका जवाब ये है। आगे पीछे आप ऑब्जेक्ट को कर सकते हो, ये डबल ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ और अच्छी बता दूंगा मैं, तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसका सही रिप्लाई दे रहा है कि उसने किसको दिया, मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। तो कुल मिलाकर के एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो इसलिए सही रिप्लाई दे रहे हैं दोनों वर्ड्स। तो इसको आप क्या मानिएगा, इसको मान लीजिएगा आप ट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर? इसके अलावा यही क्वेश्चन इस क्रिया के साथ कीजिएगा, ही वेंट देयर या ही वेंट होम। मैंने डबल वर्ड लिखने की कोशिश करी यहाँ पे, तो ही वेंट देयर या ही वेंट होम। तो इस वर्ब के साथ ये वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, इसकी पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया इफेक्टिव तरीका यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए कि क्या या किसे या किसको। तो यदि ये आपका इस पर भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ही वेंट है गया, तो क्या गया या किसको गया, किसी भी इन क्वेश्चंस का जवाब ये दोनों वर्ड नहीं दे रहे हैं, अर्थात ये वर्ब कैसी मानी जाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसी मानी जाएगी? इंट्रांसिटिव, अर्थात अकर्मक। तो ये एक तरीका आपका पहचान करने का ये भी है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को कैसे फाइंड आउट करना है। जनरली किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि a verb that is followed by an object is called transitive और that is not followed by an object is called an intransitive। तो आपको थोड़ा सा यहाँ फोकस करना है कि जो भी वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, तो मुझे लगता है ये बहुत सही सिंपल सा मैंने करना बता रखा है, याद कर लीजिएगा इसको। तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड ट्रांसिटिव के रूप में है या इंट्रांसिटिव के रूप में। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये। इसके अलावा आप अगला और देखिएगा, एक चीज़ मैं इसमें और बता दूँ एडिशनली, थोड़ा सा और जोड़ दूँ उसमें। तो इसमें देखिएगा जैसे बहुत ऐसी वर्ब हैं, बहुत ऐसी मेन वर्ब है जिनके बाद बहुत सी ऐसी मेन वर्ब हैं मेन वर्ब के बाद यदि डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो दो ऑब्जेक्ट लिख दिए मैंने। किसी भी मेन वर्ब के बाद यदि डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं और तो उस वर्ब को बोलते हैं हम लोग डायट्रांसिटिव वर्ब। और जिस मेन वर्ब के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोट्रांसिटिव वर्ब। ये आपके लिए नई चीज़ है, यदि जानते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ बनते हैं तो दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा कि बहुत ऐसी मेन वर्ब हैं जिनके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, डबल भी आ सकते हैं, और वो एक मेन वर्ब सेम भी हो सकती है, मतलब एक ही वर्ब हो सकती है जिसके बाद सिंगल या डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, अर्थात एक मोनो मीन्स सिंगल होता है, और डाई मीन्स क्या होता है, दो ही होता है, डबल कह लीजिए आप। तो जैसे तमाम वर्ब हैं, गिव हो गया और आपका टेक हो गया, तो काफ़ी ऐसी क्रियाएं हैं, बोरो हो गया, लैंड हो गया, ये सारी क्रियाएं जिसको मोनो या ट्रांसिटिव वर्ब, मोनो या डाई ट्रांसिटिव वर्ब
कहा जाता है। जैसे ही लेंट मी सम मनी, ये देखिएगा आप, ही लेंट मी सम मनी, तो यहाँ पर उन्होंने जो दिया है कि लेंट का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब आप समझिएगा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया है। अब कैसे पता चले कि ऑब्जेक्ट है या था कि ट्रांसिटिव वर्ब है, तो उसने उधार दिया तो क्या दिया, कुछ धन दिया, और किसे दिया, मुझे। तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट कंफर्म कर रहे हैं इस वर्ड को, तो एक ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ये है, हालांकि ये साथ एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ड को बोला जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को यदि मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ही लेंट सम मनी टू मी, साथ में हो गया, थोड़ा सा अलग मान लीजिएगा, ही लेंट सम मनी टू मी, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर कौन सा पहला ऑब्जेक्ट आपका ये है और सेकंड आपका ये है, तो ये मानिएगा कि पहला ऑब्जेक्ट किसी भी मेन वर्ब के बाद यदि डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसमें एक नया एक रूल और भी है इसमें कि बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई मीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट जनरली नो प्रपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर दिस टाइप ऑफ मोनो ट्रांसिटिव और सिंगल डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब। तो कुल मिलाकर के जो भी डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब है, कहने का मतलब जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके पहले किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। हालांकि बाद वाला अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है तो उसके पहले सुटेबल प्रपोजिशन आ सकता है। और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके पहले किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। एक तरीका आपका ये भी इनको पहचान करने का। इतना क्लियर हो गया होगा? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब आप एडवर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। एडवर्ब जैसे मैंने डेफिनेशन क्लियर करी है कि एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी, जनरली हम लोग हाई स्कूल इंटर तक यही पढ़ते हैं कि एडवर्ब वह वर्ड होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ये काफ़ी हद तक परिभाषा अधूरी है, कहने के लिए तो ठीक है लेकिन बहुत सीमित रूप में है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तक उतना ग्रामर का ज़्यादा जिक्र होता नहीं है। जैसा टेक्स्ट बुक में होता है, सिलेबस में होता है, उसी अकॉर्डिंग परिभाषा दे दी जाती है। बट यदि कॉम्पिटिशन लेवल की बात करते हैं हम लोग, तो कभी कभी टेट या सुपर टेट जैसे एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, इतना आसान भी नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो इंग्लिश में, काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो मल्टी मीनिंग वर्ड्स हैं। मल्टी मीनिंग का मतलब अनेकार्थी शब्द बोलते हैं हिंदी में, अर्थात एक से अधिक मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं। और उस वर्ड का उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, ये आपको नोटिस करना होगा। तो यहाँ की जब बात करोगे तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, किसी सेंटेंस तक को क्वालिफाई करता है, किसी कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, किसी की भी विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर मैंने उसके डेफिनेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको देने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा, जैसे लिखा है ही वॉक स्लोली, तो इसमें वॉक क्या मेन वर्ब होगी आपकी, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, स्लो में आपने एलवाई जोड़ लिया। अब एक चीज़ और भी है, ज़्यादातर आप नाउन के साथ एलवाई जोड़ते हो तो जनरली वो एडजेक्टिव बनता है। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ एलवाई देखा उसको एडवर्ब मान लेते हैं, तो ऐसा मत मानिएगा। नाउन के साथ अक्सर एलवाई जोड़ने से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। और यदि आपका एडजेक्टिव है इसके साथ एलवाई को जोड़िए तो तब एडवर्ब बनता है। लेकिन ये सारे वर्ड के लिए नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं उनकी बात करूँगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, स्लो में एलवाई जोड़ लिया। तो यहाँ पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ड को।
तो यहाँ पर वर्ड की विशेषता बता रहा है। और ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, देखिए बॉय के लिए आर्टिकल तो आया बॉय के लिए है, लेकिन यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है ए एन, यदि कुछ ना लिखा हो सीधा वर्ब हो तो ये है। और यदि अब वर्ब इस बॉय शब्द की क्वालिटी कौन बता रहा है, एडजेक्टिव, तो ये तो इसके लिए आया। यदि ये आर्टिकल यहाँ लगाते तो इसके लिए हो जाता, लेकिन क्या है ये वेरी लिखा है तो आर्टिकल यहाँ आया तो मैं आर्टिकल की चर्चा करने लगा। अब यहाँ पर ये सोचिएगा कि वेरी क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, गुड की। तो ये वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और ही रोट दिस लेटर वेरी केयरफुली, उसने इस पत्र को बहुत सावधानी पूर्वक लिखा। तो इसमें डबल एडवर्ब एक ये है एक ये है। यदि मैं थोड़ी देर के लिए इस वेरी को हटा भी दूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने इस पत्र को सावधानी पूर्वक या सावधानी के साथ लिखा। लेकिन क्वेश्चन बनता कितनी सावधानी, तो आपने कहा बहुत सावधानी। तो इस सावधानी पूर्वक वाले वर्ड की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल एडवर्ब। और तीसरा और नेक्स्ट है आपको, द वर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यहाँ पर चिड़िया कैसे उड़ी, ठीक मेरे सर के ऊपर। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्टली लिखा हुआ है, हालांकि ये वर्ब है और ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन को भी ये क्वालिफाई कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है आपका, ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी रिफ्यूज टू मैरी हिम। अब यहाँ पर आप देखिएगा उसने बड़े आसानी से साधारण तरीके से उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। कारण क्या था, बिकॉज शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, क्योंकि उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या है, एडवर्ब है। और ये बिकॉज नहीं बोलते, बिकॉज बोलते हैं। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड। तो यहाँ पर ये और बिकॉज क्या है, कंजंक्शन। तो किसी कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, किसी प्रपोजिशन को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब, किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो इतने एग्जाम्पल आपके ये हैं। लास्ट में आपका लिखा हुआ है, फॉर्चुनेटली ही पास्ड द एग्जामिनेशन, या अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ से क्या है, फॉर्चुनेटली को यदि हटा दे तो पूरा सेंटेंस क्या है, उसने परीक्षा पास कर ली या परीक्षा पास हो गया, लेकिन कैसे हो गया, लकीली या फॉर्चुनेटली। तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आया है, अर्थात सेंटेंस की विशेषता बताता है। ये है एडवर्ब की पहचान। तो एडवर्ब को बहुत हल्के में नहीं लेना है कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। तो आप देखिए कई चीज़ों को क्लैरिफाई करता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद आप अगले पर आ जाइए आप। तो मैंने कुछ एडवर्ब यहाँ पर दिए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने दे रखे हैं एडवर्ब के चैप्टर से रिलेटेड। हालांकि एडवर्ब एक लंबा चैप्टर है पढ़ाने के लिए, और एडवर्ब की सबसे बड़ी खासियत ये मान के चलिएगा कि इस वर्ड को रखना कहाँ पर, प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि प्लेसमेंट आपका यदि गड़बड़ इधर उधर होता है तो ये मान के चलिएगा कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूँ, जैसे केवल मैं आम खाता हूँ या केवल मैं आमों को खाता हूँ। इट मीन्स केवल मैं आमों को खाता हूँ, इसका मतलब है कि आप लोग नहीं खाते हो। तो यहाँ केवल शब्द किसको क्वालिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई को। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि आई ओनली जैसे बोल दिया जाए, ओनली आई ईट मैंगोज। तो ओनली आई ईट मैंगोज का मतलब है कि केवल मैं, ये ओनली शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई की विशेषता बता रहे हैं आप। तो केवल मैं आमों को खाता हूँ, इट मीन्स और कोई नहीं खाता, केवल मैं आमों को खाता हूँ। अब देखिए ओनली को आप चेंज करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो आप यहाँ पर दूसरे की बात करो। जैसे मैं कह दूँ कि आई ईट ओनली मैंगोज, एक ये लिखा हुआ है आई ईट ओनली मैंगोज। अब यदि आई ईट ओनली मैंगोज लिखा हुआ है तो ईट को आपने चेंज किया है, उसका स्थान चेंज किया है। तो आई ईट ओनली मैंगोज, तो
मैंगोज के पहले क्या आया? ओनली। ये वर्ड किसको, किसके संबंध बताने के लिए? मैंगोज के लिए। तो यहाँ पर आपका ओनली इधर आ गया, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं केवल आमों को खाता हूँ, और यहाँ केवल मैं आमों को खाता हूँ। तो ये दोनों का फर्क है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि किसी वर्ड का, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि ओनली जैसा वर्ड या एडवर्ब में बहुत ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ आप इधर उधर रखते हो, आप करते हो किसी सेंटेंस में, तो फिर उसका अलग तरीके का अर्थ निकलता है। इसलिए एडवर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोशिश करो आप उस वर्ड को इन वर्ड्स की बात करें, एज वेल लिखा है, टू और ऑल्सो। प्लेसमेंट की बात करूँगा, अब इन तीनों का अर्थ देखा जाए तो भी होता है, इनका भी होता है, लेकिन देखिए जैसा रूल में लिखा हुआ है कि एज वेल एंड टू आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। याद रखिएगा ये दोनों वर्ड्स आपके जो लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है, और TW जो टू लिखा हुआ है इसका मतलब भी होता है, और ऑल्सो का, सॉरी ऑल्सो भी एक वर्ड है। इन तीनों का मतलब भले ही नहीं होता है, लेकिन इसका यूज़ आप सेंटेंस के अंत में नहीं करते बल्कि उस वर्ड के पहले करते हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वही मैंने इसे लिख रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि आई हैव अ पेन एंड अ बुक एज वेल या टू। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेन भी है और एक किताब भी है। तो यहाँ पर आपने बुक के बारे में मेंशन करा है, तो जो एज वेल आपका या टू आया ये कहाँ आया? सेंटेंस के अंत में। और यदि इनको एज वेल या टू कोई एक लिख सकते थे, दोनों लिख रखे उसको एग्जाम्पल के तौर पर। यदि किसी एक वर्ड का यूज़ कर लेते तो भी सही था, दोनों लिख दिए कि दोनों का यूज़ कहाँ करते हो? सेंटेंस के अंत में। और यदि मैं लिखता कि आई हैव अ पेन, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। आई हैव अ पेन एंड टू अ बुक, ये कैसा हो जाता आपका? गलत हो जाता है। तो मेरे पास एक पेन है, एक किताब भी है, तो इसका हालांकि इससे संबंध जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस वर्ड को या मैं यहाँ पर एज वेल लिख देता हूँ। एज वेल लिखा हुआ है, इसका भी मतलब भी होता है। एक वर्ड एज वेल एज होता है, उसका मतलब कंजंक्शन होता है वो, और उसका मतलब होता है कि साथ ही साथ वो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। तो एज वेल और एज वेल एज में अंतर समझिएगा। तो यहाँ पर यदि मैंने ऐसा लिखा है तो इन दोनों का प्लेसमेंट कैसा है? गलत है। तो जैसा इस एग्जाम्पल से जाहिर हो रहा है कि आई हैव अ पेन एंड अ बुक एज वेल या टू, तो ये कैसा है आपका? सही है। और आई हैव अ पेन एंड ऑल्सो अ बुक, तो ऑल्सो का इस्तेमाल हमेशा उस वर्ड के पहले करा जाता है जिसके लिए आया होता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही चीज़ है कि किस वर्ड का यूज़ कहाँ पर करना है, किस जगह करना है। यदि ऐसी गलती हम लोग अवॉइड करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो एडवर्ब में ढेर सारी संभावना ऐसी हैं जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड आप करिए। ये सारी चीज़ें हैं। और तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एनफ होता है। एनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त होता है। अब ये देखा जाए तो क्या कहलाता है? इट इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये दोनों क्वालिटी रखने वाला होता है, अर्थात एडजेक्टिव का भी एक पार्ट होता है और एडवर्ब का भी होता है। लेकिन देखिए यूज में अंतर है, प्लेसमेंट में अंतर है। यदि ये एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है काफ़ी अपर्याप्त, तो ये नाउन के पहले आएगा। और यदि ये एडवर्ब के रूप में होता है तो एडजेक्टिव के बाद होता है। एडजेक्टिव के पहले सारे एडवर्ब आते हैं, लेकिन एनफ जैसा वर्ड एडवर्ब के एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ये गलती हम लोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आई हैव एनफ मनी, ये लिखा हुआ है। अब मेरे पास काफ़ी धन है, तो यहाँ पर जो एनफ वर्ड आया ये किसके पहले आया? मनी शब्द के पहले। मनी वर्ड क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले आ गया तो किस रूप में हो गया आपका? एडजेक्टिव के रूप में। और यदि मैं इसी वर्ड को कह दूँ मेरे पास वह काफ़ी इंटेलिजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़, यदि मैं ऐसा लिख दूँ एनफ
इंटेलिजेंट, तो ये कैसा है, इंटेलिजेंट के पहले आ गया तो ये एडवर्ब ग्रुप में है, लेकिन ये कैसा माना जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, एडवर्ब ग्रुप में, एडजेक्टिव के बाद। तो ये गलत है, होना क्या चाहिए, ही इज इंटेलिजेंट एनफ, ये आपका होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नोटिस करना है कि एनफ जैसा वर्ड एडवर्ब के रूप में तो हमेशा किसके बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद। तो ये थोड़े से कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे आज के समय में। ये सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स। भैया मुझे परीक्षा है, कोई टाइम